देखिए, अभी जो डीएसपी साहब ने बात आपको घटनाक्रम बताया है, उसमें इन्होंने स्वतंत्र साक्षी जिसको आधार बना के अभियुक्तों ने अपना पक्ष रखा होगा इनके सामने, नहीं माना। और हम अब तक हमारा अनुभव है कि 50% से अधिक कांडों में जो पीड़ित कहता है उसकी बातों को इनकार करके पता नहीं कहां से स्वतंत्र साक्षी स्वतंत्र भारत के उभर आते हैं और स्वतंत्र साक्षियों के बयान के आधार पर उस पूरे कांड को परतंत्र बना कर दिया जाता है। तो मुख्य बात है कि परिवादी और उसका जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हो, जो प्राथमिकी का साक्षी हो, उसकी बात को महत्व देना। हमने हमेशा से, अभी मैं सीआईडी में हूं, यहाँ भी हमने स्वतंत्र साक्षियों के बयान पर कोई भी निर्णय लिया जाना अपने स्तर से बंद कर रखा है। तो पता नहीं कहां से वो स्वतंत्र साक्षी आ जाएंगे और वो स्वतंत्र साक्षी कहेंगे कि हाँ, ये गोली मार के हमने इनको देखा ही नहीं, तो यहाँ हमारे साथ वहाँ चाट खा रहे थे चांगोला चौराहा पर, और उसी के आधार पर अभियुक्तिकरण से मुक्ति। बताइए, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम में किसमें केस किया था? किसमें? अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 3 के वक्त नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसमें आकर्षित होता है। ठीक है, तो वो इसलिए आपको ध्यान में नहीं आया होगा क्योंकि इसका प्रशिक्षण नहीं है। हम लोगों का जो पहल है, हम लोग जो जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो इसी पीड़ित के। अभी तक देखिए, विश्व के दूसरे देशों में पीड़ित को ये मानते हुए कि उसके कल्याण के लिए सारी कार्रवाइयां की जानी चाहिए। हमारे यहाँ का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आपराधिक न्याय प्रणाली, वो पीड़ित के प्रति तटस्थ रहती है। क्षतिपूर्ति का प्रावधान बहुत मामलों में नहीं है। अभी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265A एक जोड़ी गई है, दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन हुआ है, जिसमें प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान किया गया है। अगर कोई 7 वर्ष से कम अवधि का दंडनीय अपराध किया गया है और उसका विचारण चल रहा है, उस विचारण की अवधि में यदि अभियुक्त और परिवादी चाहे तो वो न्यायालय के बाहर समझौता कर सकते हैं और अपने समझौता पत्र को न्यायालय को बता देंगे और उसके आधार पर न्यायालय उसको शमन कर सकता है क्षतिपूर्ति देने के बाद। उसमें है क्षतिपूर्ति का प्रावधान है 7 वर्ष से कम सजा वाले केसेस में। तो अब पीड़ित को क्षतिपूर्ति दिलाने, मान लिया किसी के घर में हत्या हो गई, किसी को मार दिया गया, किसी का पैर टूट गया, तो कांड करके हमने उसको सजा दिला दी, लेकिन जिसकी क्षति हुई, राज्य का दायित्व था कि नागरिकों की सुरक्षा करना, उसके शरीर और संपत्ति की सुरक्षा करना। उसमें राज्य अगर असफल होता है तो राज्य का दायित्व है, दार्शनिक रूप से देखा जाए तो, कि वो उस क्षतिपूर्ति को दे, क्षति के जो भी क्षति नागरिक को हुई उस क्षति को उसकी पूर्ति करे। तो इस दर्शन के आधार पर अब भारत में भी विचार होने लगा है। और 265A, कितने लोगों को मालूम है 265A सेक्शन लगा है सीआरपीसी में? मालूम है किसी को? हाथ उठाएंगे जिन लोगों को नहीं मालूम था, जिन लोगों को नहीं मालूम था। और मालूम था जिन लोगों को, देखिए हथवा तो उठाइए, पूरा उठाइएगा, ऐसा मत करिए, या तो 60% उठा। कितने लोग, राजेश साहब को मालूम था? नहीं। तो नहीं मालूम होने वालों में ये सारे लोग हैं। ये हम लोगों का दायित्व है, इस दायित्व को हम पूरा कर रहे हैं अब कि आपको अधुनातन प्रावधानों से, आधुनिकतम जो प्रावधान है, जो संशोधन हुए हैं, उनसे आपको प्रशिक्षण, लगातार प्रशिक्षण देते हुए उससे अवगत कराया जाए, उसके प्रति संवेदनशील बनाया जाए। अरविंद सिंह, आपका अनुभव नवबछिया का, नवबछिया तो संवेदनशील है। वैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की घटनाएं तो प्रकाश में नहीं आई और इस केस को देखने का मौका मुझे नहीं मिला, लेकिन जहां तक ऐसे मामले जो आए हैं, निश्चित तौर पर ये आईजी साहब का जो कहना है कि ज्ञान के अभाव में इसको हम
उस धारा को सही ढंग से नहीं लगा सके, इसको मैं तो स्वीकार करता हूं और निश्चित तौर पर हम सबों को इस बात को स्वीकार करना होगा। मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो नियमन हैं निश्चित तौर पर थाना स्तर पर हमारे जो अभियोजन पदाधिकारी हैं उन्हें तथा जो जिला कल्याण पदाधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये नियमन निश्चित तौर पर भेजे जाएं। सबसे बड़ी बात है कि हमने जो अनुभव किया, ये जो केसेस होते हैं, मुआवजा नहीं मिलते हैं, इन बातों पर मेरा अनुरोध होगा कि पहले तो थाना स्तर पर सभी को ये जो नियमन है निश्चित तौर पर बांटे जाएं और 1 महीने के अंदर अगर ऐसे काम का निष्पादन हम करना चाहते हैं तो थाना अध्यक्ष और जो पुलिस उपाधीक्षक हैं उन कांडों को निश्चित तौर पर 1 सप्ताह के अंदर अगर नहीं देख लेते हैं तो सही मैंने पाया है कि जानकारी नहीं मिल पाती है और लोग ऐसे कांडों में निश्चित तौर पर जो बार्गेनिंग होता है लोगों को उसको दबाने का, उसको प्रलोभन देने का या ऐसा ये करने का कि झूठे गवाहों को, जैसे अभी स्वतंत्र साक्ष्यों के संबंध में आईजी साहब ने कहा, तो हम जो प्राथमिकी में करने वाले लोग हैं या प्राथमिकी में जो नाम देते हैं उसको हम ये मान के चलते हैं कि निश्चित तौर पर प्राथमिकी जो करने वाले हैं उसमें अपने लोगों को अपनी चाहत के अनुसार उन्होंने ऐसा नाम दिया है। हम उस बिंदु पर कतई नहीं जाते हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष साक्षी हैं और सही घटनाक्रम क्या है। जब इन बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे तभी हम सही रास्ते पर आएंगे। एक घटना का मैं उदाहरण देता हूं जो बहुत मार्मिक घटना थी। मेरे ही कार्यकाल में मैं थाना प्रभारी अमरपुर था। 1979 में एक थाना प्रभारी हुआ करते थे। एक तालाब था जो सार्वजनिक तालाब था, उसका बंदोबस्त हुआ करता था। उसमें बंदोबस्त जो सामंत लोग थे वो लिया करते थे उसको। संयोगवश उस बार जो उसका बंदोबस्ती हुआ वह बंदोबस्ती वो अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को मिला और परिणाम स्वरूप जब ये उस जमीन में उस तालाब पर कुछ अपनी झोपड़ी वगैरह जो बनाए और वहां कुछ मिट्टी वगैरह काट करके कुछ अपने घर में उपयोग करने लगे, तो उसको प्रताड़ित करने के लिए पहले उसको थ्रेट किया कि तुम इस तालाब को छोड़ दो अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये पिटीशन उसने 1979 में दिया। उसमें जो थानाध्यक्ष थे उन्होंने 55 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107 की कार्रवाई की। 107 की कार्रवाई हुई जिसमें बॉन्ड डाउन किए गए लोग। ठीक 1986 की घटना है कि वो बंदोबस्त उसको पुनः हो गया और बंदोबस्त हुआ तो वो 1979 की घटना को किसी ने देखा नहीं था, लेकिन 1979 में जो उन्होंने स्टेशन डायरी की, निरोधात्मक कार्रवाई की और जो बॉन्ड डाउन किया था, उस बॉन्ड डाउन के आधार पर वो जो हत्या किया था, इतनी निर्मम हत्या हुई कि जो बंदोबस्त लेने वाले व्यक्ति थे उसका नाक, कान, उंगली माने जहां भी था छत बिछत उसको, उसकी पत्नी को और उसका एक लड़का को ये कर दिया। उसमें जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य थे उसमें 15 लोगों के विरुद्ध वो जो उन्होंने कार्रवाई की थी, निरोधात्मक कार्रवाई, किसी साक्षियों ने नहीं देखा। स्वयं उसके जो लोग थे उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन पूर्व में जो ये कार्रवाई की गई उसके आधार पर ऐसा पाया गया
कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर जो उसमें अनुसंधान हुए और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जो पर्यवेक्षण टिप्पणी दिए गए, उसमें परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र समर्पित किया गया और सभी 15 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई। तो प्रश्न उठता है कि यदि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हमारे पास आते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा दायित्व बनता है, सरकार के द्वारा हमारी नियुक्ति उसी के लिए हुई है जिस दिन उस व्यक्ति को, जैसे मैं एक मानव हूं, यदि उनको समझूंगा कि यह भी मानव है और यह प्रताड़ित हो रहा है और अपना दर्द समझ करके जिस दिन उसको अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1987 की घटना के बाद अभी सुनने को नहीं मिल रहा है, निश्चित तौर पर उसके बाद ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अपनी आत्मा को हमें टटोल कर देखना होगा कि हम इसको जड़मूल से सफाया कैसे करें। इसके लिए हम पुलिस पदाधिकारी, जो भी लोग अभियोजन पदाधिकारी हैं, ये हम सभी का दायित्व बनता है कि इसमें हम लोग दिलो जान से इसमें पहल करें, तभी इसका निराकरण। धन्यवाद अरविंद जी, बहुत ऊर्जस्वी वक्ता, बहुत ऊर्जस्वी पदाधिकारी हैं, हमारे साथ काम कर चुके हैं, मैंने जानता हूं। एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताना चाहूंगा। अब हमारे आदरणीय उप निदेशक महोदय आ गए हैं और अब एडीजी साहब भी पधार रहे हैं। अगला सत्र प्रारंभ होगा और उसमें खूब बातचीत करिए आप लोग। अगले सत्र में सिर्फ वार्तालाप का ही सत्र है, ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन। आप लोग खूब पूछिए, खूब जानिए, हम लोग भी खूब पूछे आप लोगों से। एक चीज मैं महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आप लोगों को, जिस पर ध्यान बहुत कम गया है अब तक, वो ये है कि आपने किसी केस में किसी कारण स्वतंत्र साक्षी के आधार पर या परतंत्र होकर, लोगों की पैरवी में से परतंत्र होकर, विवश होकर फाइनल रिपोर्ट कर दिया। कंप्लेनेंट उसमें जाके प्रोटेस्ट पिटीशन डाल देगा, क्या होगा? हाँ, क्या होगा भाई बोलिए पुलिस पदाधिकारी का? 99% मामलों में जिसमें पुलिस चार्जशीट नहीं करती है, फाइनल रिपोर्ट करती है, परतंत्र होकर, स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा बयान लेकर, उनका बयान लेकर, आर्थिक रूप से परतंत्र होकर या अन्य माध्यमों से परतंत्र होकर, दोनों स्थितियों में 99% मामलों में, मैंने मुजफ्फरपुर में आंकड़ा भी निकलवाया था, कुछ जगह का कॉग्निजेंस हो जाता है। आप कितना भी लिख दीजिए कि कोई साक्ष्य नहीं। हमने यहाँ भी देखा है, अभी महिला अत्याचार का, दहेज हत्या का केस था, उसमें पुलिस ने, वैशाली पुलिस ने एक बार फाइनल रिपोर्ट किया, एक बार चार्जशीट किया, फिर चार्जशीट वापस लेके फाइनल रिपोर्ट कर दिया, लेकिन 2 साल बाद कॉग्निजेंस उसमें हो गया क्योंकि प्रोटेस्ट पिटीशन डाल दिया गया। और अगर आपने चार्जशीट किया और साक्षी और परिवादी अभियुक्तों से मिल गए तो क्या होगा? क्या होगा? सजा होगी, एक्विटल नहीं होगा। तो मुख्य बात क्या है कि साक्षी और परिवादी आपके पक्ष में, अभियोजन के पक्ष में या शिकायत के पक्ष में या अपराध के पक्ष में होने चाहिए। अन्यथा पुलिस सिर्फ पोस्ट ऑफिस है, आप गिरफ्तारी से उसको बचत दे सकते हैं। गिरफ्तारी के बचत के लिए वो आपको आप जैसा कहेगा वैसा करेगा अभियुक्त, अन्यथा विचारण से उसको कोई मदद नहीं दिला सकता। विचारण से मदद सिर्फ कंप्लेनेंट और परिवादी दिलाता है। 99% मामलों में कॉग्निजेंस होता है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति अत्याचार के मामलों में भी जो कन्विक्शन रेट कम है, उसका एक कारण ये भी है कि उस समय तक जब ट्रायल शुरू होता है, विचारण शुरू होता है, क्योंकि हम तुरंत चार्जशीट नहीं कर पाते हैं, तुरंत उसका ट्रायल नहीं करा पाते हैं, तो उस समय तक परिवादी और साक्षी तथा अभियुक्त इस प्रकार से सहसंबद्ध हो जाते हैं। वो हाथ पैर जोड़ के या किसी भी ढंग से उनको मना लेता है कि वो शिकायत करने या गवाही देने नहीं जाते हैं कोर्ट में। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि अनुसंधान कम से कम अनुसूचित जाति अत्याचार के मामलों में प्राथमिकी के बाद अविलंब 1 महीना के अंतर्गत विधिक दायित्व है थानाध्यक्ष का, अनुसंधान अधिकारी का, उसमें आरोप पत्र समर्पित किया जाए। आरोप पत्र या जो भी आपको साक्ष्य मिला,
साक्ष्य जो परिवादी है वही देता है। आप लाख उसको मना लीजिएगा। अभी एक सिपाही हमारे यहाँ सीआईडी का एक सिपाही आया कुछ दिन पहले, उसने कहा कि सर कन्विक्शन हो गया हम लोगों को रेप केस में, झूठा रेप केस उसका कहना था, बहुत सारा वो प्रमाण भी दिखा रहा था, उसमें डिसमिस भी हो गया वो। तो मुक्ति आपको किसी भी अभियुक्त को परिवादी ही दे सकता है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी और अन्य साक्ष्यों। हाँ, अब उसमें कोई रास्ता निकालना होगा न्याय का, तो मैंने रास्ता निकाला। बिहार भक्ति सभा हम मुजफ्फरपुर में कराते थे, हजारों केसेस हम लोगों ने समाधान कराए। हमारे 2-3 वहां सहकर्मी बैठे हुए हैं। मैं यही उन लोगों से कहता था, कंप्लेनेंट से भी कहता था, किसी को प्रताड़ित मत करिए। आप अगर खुद हिंसक नहीं हो सकते हैं तो पुलिस को के पास जो हिंसक शक्ति है गिरफ्तारी करने की और प्राथमिकी दर्ज करने की, उसका प्रयोग अपने शत्रु के खिलाफ मत करिए, क्योंकि ये आपके ऊपर भी पलट के आ सकता था। बहुत सारे केसेस में लोगों ने समझौते किए। 10-10, 20-20 एकड़ जमीन लोगों ने प्रभार में है। उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ये सत्र है इसका प्रारंभ अपने वक्तव्य से, वार्तालाप से प्रारंभ करें, और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप सभी लोग इसमें सहभागिता करें बौद्धिक स्तर पर। धन्यवाद। महानिरीक्षक कमजोर बाग माननीय श्री अरविंद पांडे जी, अपराध अनुसंधान विभाग बिहार के, बिहार राज्य के सभी राजपत्रित अधिकारीगण, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत के विभिन्न राज्यों में इसका ऑफिस है। छोटे राज्यों में ऑफिस नहीं है, जैसे झारखंड में कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन बड़े राज्यों में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, इस तरह बड़े राज्यों में है। छोटे राज्य को बड़े राज्य के साथ मर्ज कर दिए गए। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार में बहुत विभिन्न प्रकार के होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमीशन होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन आर वेरी फ्यू इन नंबर। Women's Commission and Human Rights Commission, for example, are not the constitutional commissions. But the National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Rights, both the commissions are the constitutional commissions. And one is covered under Article 338 of the Constitution, and SC/ST Commission under 338(1) of the Constitution. Just like Election Commission of India, Service Commission, etc. As per mandate of the Constitution, it's a 2-page article. It's a details are given. पहले एक कमिश्नर हुआ करता था, और it has been coming up since independence, since the enforcement of the Constitution. Means 1950, 26 January 1950 में भी ये कमीशन रहा, but कमिश्नर के रूप में रहा. At that time it used to be known as Commissioner for Scheduled Caste and Scheduled Rights. बाद में जैसे ऐसा नेसेसिटी हुई उसी तरह चेंजेस आए, इंस्टीट्यूशनली और स्ट्रेंथन किया गया, और एज ऑन डेट दो कमीशन, एंड बोथ द कमीशन हैव 5 members इंक्लूडिंग चेयरमैन और वाइस चेयरमैन. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हैव गॉट द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, and chairman has got the union cabinet minister rank, vice chairman has got the union minister of state, union minister of state rank, and the 3 members have got the secretary to the government of India with all parts and facilities. Similar is the case with ST commission. वहाँ भी इसी तरह अरेंजमेंट है. तो SC and ST हम लोग जब आज हमने इस कार्यशाला जब आयोजन कर रहे हैं अधिनियम के ऊपर और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका बारे में थोड़ा कुछ बात, जबकि हमारा बोलने का ज्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि पैनल डिस्कशन है, लेकिन सिंस मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट एनफ दैट आई हैव बीन एबल टू अटेंड दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप इन दिस वन ऑफ द बिगेस्ट
बिगेस्ट स्टेट लाइक बिहार। और इस समय मैं बिहार में एडिशनल चार्ज के रूप में हूँ। मेरा पोस्टिंग एक्चुअली यूपी में है, तो इन दैट वे आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर 4 states, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड बिहार एंड झारखंड। एंड आई हैव बीन कैरिंग आउट एज वेल एज मच एक्सपीरियंस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ various issues, I should say. Commission doesn't concentrate on the law and order only. And again, केवल restriction of PCR Act or the Prevention of Atrocity Act for that matter. Commission goes for the development programs also. The impact of the development programs is given in the Constitution. Commission का main purpose जो है investigations of the safeguards given in the Constitution itself. And ये जो अधिनियम जो है, ये अधिनियम 1989 में है। उसका पहले जो एट्रोसिटी टर्म आए, तो एट्रोसिटी टर्म के लिए भी अब जो काफी पुराने अधिकारी है उनको मालूम होंगे। 89 का पहले जब भी क्राइम एससी अगेंस्ट एससी भाषा नॉन एससी क्राइम होता था, तो एससी एट्रोसिटी को डिफाइन करना मुश्किल हुआ था। उस समय यूनियन जो कि